अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 8 से जो क्विज दिया था वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था इन स्टेशनरी वेव्स द पॉइंट्स ऑलवेज एट रेस्ट। तो जो नोड्स होते हैं ये हमेशा रेस्ट पे होते हैं, जबकि जो एंटी नोड्स होते हैं ये आपके अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो नोड्स हमेशा रेस्ट पे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन लूप्स आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर। तो ये देखिए एन लूप्स बन रहे हैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब है कि आपकी जो पाइप है वो क्लोज है फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, इसको आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब होता है क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप, ये एक ही बात है, क्लोज पाइप हो या स्ट्रेच स्ट्रिंग हो। तो इस चीज को समझने के लिए आप सिंपली ये काम करें, आप एक लूप जरा बना के देखें। एक लूप, तो एक लूप बनाने से आपको कितने नोड मिले हैं? दो नोड मिले हैं आपको, एक ये वाला नोड आपके पास और एक ये वाला नोड है। अब जरा इसको थोड़ा और फैला के देखते हैं। जरा दो लूप बना के देखें। तो जब दो लूप बने तो आप नोड जरा गिने, एक नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड। जबकि एंटी नोड देखें तो जब एक लूप था तो एंटी नोड एक था, और जब दो लूप बने हैं तो एंटी नोड कितने बन गए आपके पास? दो बने। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि जो नोड्स होते हैं वो हमेशा एक ज्यादा होता है। यानी अगर लूप एक है तो नोड्स दो होंगे, और अगर लूप दो है तो नोड्स तीन होंगे। लेकिन जो एंटी नोड्स हैं वो जितने लूप होते हैं उतने ही बनते हैं। यानी अगर एक लूप है तो एक एंटी नोड बनेगा, और अगर दो लूप है तो दो ही एंटी नोड बनेंगे। तो हमारे पास चूंकि एन लूप्स हैं तो लिहाजा जो नोड्स होंगे वो n+1 होंगे, और जो एंटी नोड्स होंगे वो n ही होंगे। थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड। तो ये फिर वही कंडीशन, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हो एक एंड से या फिक्स्ड हो एक एंड से। इसका मतलब ये है कि आपने वही कंडीशन लगानी है जो क्लोज्ड पाइप वाली है, एक सिरे से क्लोज्ड। स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस इन इट एट फिक्स एंड। फिक्स एंड पे क्या होगा? फिक्स एंड पे हमेशा, क्लोज पाइप में भी देखा था आपने, ये क्लोज पाइप है तो क्लोज साइड पे हमेशा नोड अपीयर होता है। तो फिक्स्ड एंड पे अगर आपके पास स्ट्रिंग है और फिक्स एंड पे, वहां पे भी आपको एक नोड ही मिलेगा। टेम्परेचर ऑफ एयर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी इंक्रीज होगी? तो हमें पता है ये छोटा सा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो 1 डिग्री 2 डिग्री तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना होता है, V0 प्लस 0.61 टी। तो इस टी की जगह पुट करके चेक करें, तो V0 प्लस 0.61, इसमें वन पुट करें तो आपको मिलेगा V0 प्लस 0.61। इसका मतलब है कि V0 में कितना इजाफा हुआ है? 0.61 इजाफा हो रहा है। ये प्लस का सिंबल बता रहा है कि V0 यानी जो एक्चुअल स्पीड थी उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो इजाफा हुआ है, जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं है, लिहाजा नन ऑफ दी अबव। क्लियर इक्वेशन सुनने के लिए जो डिस्टेंस है सोर्स और रिफ्लेक्टर के दरमियान वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए S इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई टू। कैसे? ये सोर्स है, ये रिफ्लेक्टर है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है एक्स जाते हुए और एक्स वापस आते हुए। क्योंकि आपने इको सुननी है तो सुनने का मतलब है कि जो साउंड है वो इधर जा रही है और टकरा के वापस आ रही है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2x। और S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला अगर आप लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वी टी, और S इज इक्वल टू आ जाएगा वी टी डिवाइडेड बाई टू। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो 2n+1 लैम्डा बाई टू है। देन फेज डिफरेंस, तो ये फार्मूला आपको पता है कि डेल्टा फाई इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा डेल्टा एक्स। तो आप डेल्टा एक्स फाइंड करना चाहते हैं, डेल्टा फाई आपको गिवन है, तो डेल्टा फाई की जगह वैल्यू लगाएं 2n+1 लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा डेल्टा एक्स। ये 2 पाई बाई लैम्डा जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सॉरी, मैंने वैल्यूज रॉन्ग पुट कर दी हैं। ये हमें दिया हुआ है पाथ डिफरेंस, तो ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं लगानी थी। पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई हमने फाइंड करना था, ये वैल्यू यहाँ पे लगानी थी। ये पाथ डिफरेंस हमें गिवन है, तो पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स की जगह 2n+1 लैम्डा बाई टू पुट करेंगे तो ये लैम्डा लैम्डा कट गया, टू और टू कट गया। इस तरीके से जो डेल्टा फाई आपके पास इक्वल आ जाएगा वो 2n+1 और 7 पाई, ये पहला ऑप्शन। सेवन क्वेश्चन, इफ पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड एंड स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड देन लेंथ ऑफ पाइप कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एज। ये याद रखें, आपने देखा भी है कि जो पाइप दोनों साइडों से ओपन था उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली थी वो आई थी NV/2L, और जो एक सिरे से क्लोज था उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी NV/4L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर पाइप दोनों सिरों से ओपन हो तो पाइप की जो लेंथ L है उसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा एन। एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और अगर आपका पाइप जो है वो एक सिरे से क्लोज है तो फिर आपने पाइप को अगर वेव लेंथ की फॉर्म लिखना है तो आप लिखेंगे एन लैम्डा बाई 4, और एन यहाँ पे आपका क्या है? आड है, 1 3 5 7। यानी आपके जो पाइप की लेंथ है उसका कंसर्ट लैम्डा बाई 4 के साथ है, और वो भी ऑड मल्टीपल यानी 1 3 5 7। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो लैम्डा बाई 4 है।
ट्यूनिंग फोर्स जो को आपने लोड किया है वैक्स के साथ, तो वैक्स के साथ लोड करने से आपका ट्यूनिंग फोर्स हैवी हो गया, मैस बढ़ गया है, और मैस के साथ फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लिहाजा फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज कर जाएगी ड्यूरिंग एस एच एम डी ई बाई डी टी। अब एस एच एम का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ई है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, और मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि ई जो है वो चूंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और ये हमें पता है कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो इन दोनों का जो सम होता है यानी टोटल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पे, यानी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पे जब आप देखना चाहेंगे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी ई आपकी कांस्टेंट है, ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप एक कांस्टेंट चीज का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल के लिहाज से तो वो जीरो आ जाता है। रेशियो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस विल बी तो ये फार्मूला भी आपके पास है कि वेलोसिटी का ताल्लुक मास के साथ इनवर्स है, यानी 1/m है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी एच डिवाइडेड बाई वी ओ इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशनशिप है, तो लिहाजा फिर ये ऐसे होगा, एम ओ ऊपर हो जाएगा और एम एच जो है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी मास डिनोमिनेटर में है। इस तरह हाइड्रोजन का जो है वो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में मैंने लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन चूंकि वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है तो लिहाजा इसका जो मास है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। अब वैल्यू लगा दें ऑक्सीजन की, जब आप वैल्यू लगाते हैं तो ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का जो है वो 1 होता है, तो ये आ गया 4/1 यानी 4:1। 11 क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम। अब हमें पता है कि जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर तो पास ही नहीं कर सकती, लिहाजा ना तो 332 होगी, ना ये होगी, ना ये होगी, ना ना दिया बाबू। 12 क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर ऑन द सी शोर ऑब्जर्व 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर एक बंदा है जो साहिल समंदर के साहिल पे खड़ा है, तो वहां से 1 मिनट के अंदर 54 वेव्स रिसीव हुई हैं। इफ द वेवलेंथ इज 10 मीटर देन वेलोसिटी। तो फार्मूला तो सीधा सीधा ये लगना है v इक्वल टू एफ लैम्डा। मसला ये है कि हमारे पास वेवलेंथ तो गिवन है और वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का मामला है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड एक सेकंड के अंदर। तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो 54 हैं, और 1 मिनट है तो मिनट को आप सेकंड में ले जाए तो 60 बन जाता है। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, अब 60 से आप डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसका तरीका ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप यूं लिखें 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये आप कर सकते हैं 6 1 6 6 9 54, और 9 को आप आसानी से 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 0.9 आ जाएगा आंसर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो v इक्वल टू f की जगह आ जाएगा 0.9, और लैम्डा आपको ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर, तो ये आपके पास v आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। 13 क्वेश्चन, a progressive wave of frequency 500 hertz is traveling with a velocity 360 meter per second, how far are 2.60 डिग्री आउट ऑफ फेज। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, और वेव के ऊपर दो पॉइंट है जिनका जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। तो वो पॉइंट आपस में कितने दूर होंगे, यानी यूं करके आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज को कि ये एक वेव है, इस वेव पर ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2, इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री है, और इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है, और ये वेव 360 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है। हमने इन दोनों पॉइंट के दरमियान सेपरेशन फाइंड करनी है कि ये कितने आपस में दूर हैं। तो फार्मूला आपको याद है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो आउट ऑफ फेज यानी ये 60 डिग्री आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, डेल्टा एक्स हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें लैम्डा की जरूरत है, जबकि हमें जो गिवन चीजें हैं वो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी गिवन है, तो कोई मसला नहीं है, v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला आप यूज करें और लैम्डा इक्वल आ जाएगा v ओवर एफ। तो v आपके पास है 360 डिवाइडेड बाई 500, ये एक जीरो के साथ कट गया, तो आप ऐसा करें 36 को, फिर वही 50 को आप ऐसा करें 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करें, तो 36 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जार 35, और एक जो बच जाएगा उसको आप जब जीरो के साथ मिलाएंगे तो 10 बनेगा, तो 5 2 जार 10, तो ये बन गया 7.2 डिवाइडेड बाई 10, और इस तरह आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा 0.72, तो ये लैम्डा आ गया 0.72 मीटर। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, 60 इज इक्वल टू 2 आगे 3.14 डिवाइडेड बाई 0.72, और साथ डेल्टा एक्स, हमें डेल्टा एक्स चाहिए तो डेल्टा एक्स को आप साइड पे कर लें, और ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 0.72 डिवाइडेड बाई, और 2 3 जार 6, इसको मैं डायरेक्ट 6 लिखने लगा हूँ, ठीक है, ये आगे 0.14 को मैं अप्रोक्सीमेट मेथड के लिए इसको खत्म करने लगा हूँ, तो 2 3 जार 6 और 6 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 6 और 60 काट के 10 आ जाएगा आपके पास, और इस तरह डेल्टा एक्स आ जाएगा 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डायमेंशन ऑफ ओमेगा ओवर के, ये आपको पता है वेलोसिटी के इक्वल होता है ओमेगा ओवर के। इसके अलावा स्पीड ऑफ वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग हैविंग मास पर यूनिट लेंथ m इज v, यानी एक स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ m है, उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी वेलोसिटी v है। अगर स्ट्रिंग का मास हम डबल कर देते हैं बाय कीपिंग द लेंथ सेम, लेंथ को सेम रखते हुए, देन स्पीड ऑफ वेव विल बी। तो हमें पता है जो स्पीड है वो फार्मूला होता है f ओवर m।
और एम भी हमें पता है कि एम एक्चुअली क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो हमें ये बताया गया है कि मास ऑफ स्ट्रिंग हमने ट्वाइस कर देना है लेकिन लेंथ को सेम रखना है। तो ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो मास आप जब डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 2m/l। तो यहाँ पे पुट करें F/2m, एल अपनी जगह पे एल ही रहेगा। एल चेंज होता तो फिर हम यहाँ एल चेंज करके देख लेते, अगर एल भी डबल होता, सपोज सपोज मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि वो कहता कि हम मैथ को भी डबल कर रहे हैं, मैथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ को भी डबल कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे लेंथ को भी 2 रखता और 2 2 कट जाता, तो m प्राइम इज इक्वल टू m आ जाता, यानी इस फार्मूले पे कोई फर्क ना पड़ता और हमारी वेलोसिटी v ही रहती। लेकिन चूंकि उसने कहा है कि लेंथ को सेम रखनी है, लिहाजा लेंथ को हमने सेम रखते हुए मैथ को डबल कर दिया, ये देखें डबल हो गया। तो ये बन गया v प्राइम जो है, यानी मैथ डबल करने के बाद जो वेलोसिटी है वो कुछ यूं बन गई F/m, और 1/√2 को मैं अलग कर लेता हूँ, तो ये आपकी वही वेलोसिटी v आ गई है। तो इसका मतलब है v प्राइम इज इक्वल टू v/√2 आ गया। 16 तीन ट्यूनिंग फोर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी 400 है, एक की 401 है और एक की 402 है। तो हमने नंबर ऑफ बीट देखनी है, तो चूंकि तीनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो 1 का आ रहा है, तो लिहाजा जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होगी वो 1 होगी। 17 चार आपके पास ट्रैवलिंग वेव दी हुई है, प्रोग्रेसिव वेव्स दी हुई है। तो चारों में से वो कह रहा है कि बताएं कौन से दो पेयर आपस में मिलके स्टेशनरी वेव बनाएंगे। तो ये काज और साइन, कंफ्यूज नहीं होना, काज और साइन एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो ये दोनों ही, बल्कि ये चारों जो है ये आपको ट्रैवलिंग वेव ही दे रहे हैं। तो इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी वेव्स कौन से दो पेयर जो है वो मिलकर हमें स्टेशनरी वेव देंगे। तो स्टेशनरी वेव के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये दो कौन सी चीजें हमें दे रही हैं, ये ए, ये आप देखें y इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये सी y इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये जो माइनस ओमेगा टी है ये हमें बता रहा है कि हमारी जो वेव्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और जो ये प्लस का साइन है ये हमें बता रही है कि जो हमारी वेव है वो इधर आ रही है। बाकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं दोनों की सेम है, इधर भी ओमेगा इधर भी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज भी आप देख सकते हैं कि दोनों का सेम, इधर भी के एक्स है इधर भी के एक्स है, और के एक्स ही हमारा फेज होता है, तो फेज भी सेम है फ्रीक्वेंसी भी सेम है। और ये माइनस और प्लस के साइन से पता चल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दो पेयर हैं जो मिलकर आपको स्टेशनरी वेव बना के देंगे। 18 क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:16। ये I1 रेशियो जो I2 है वो आपको मिल रही है 1:16। हमने एम्पलीट्यूड देखना है, तो एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या होगी, हमें इंटेंसिटी का फार्मूला पता है कि वो एम्पलीट्यूड के साथ क्या उसका रिलेशनशिप होता है, ए स्क्वायर होता है। तो लिहाजा ये बन जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116। स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ से, तो आपके पास रह जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू √1/16, और ये आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली वो आ जाएगा 1/4, यानी 1:4। तो 1:4, दिस इज द राइट ऑप्शन। Next, the velocity of sound at 0 degree centigrade is 332 मीटर पर सेकंड। At what temperature will it 664 मीटर पर सेकंड? तो यानी हमने बताना है कि कितने टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने ये वाला फार्मूला नोट करना होता है, V1/V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2। और ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए कि ये केल्विन में होता है। तो लिहाजा पहले तो आप इस T1 को आप केल्विन में कन्वर्ट करें, तो T1 जब आप केल्विन में करेंगे तो 273 प्लस 0 करेंगे तो ये आपका T1 जो आ जाएगा वो 273 केल्विन आ जाएगा। तो V1 की जगह हम पुट करेंगे 332, और V2 हमें उसने खुद बता दिया कि वेलोसिटी डबल होगी, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 664 इज इक्वल टू T1 अभी हमारे पास आ गया 273 और T2 हमने फाइंड करना है। तो ये जब आपस में आप कैंसिल करेंगे क्योंकि डबल है एक दूसरे का, तो लिहाजा 1/2 आ जाएगा, 273 डिवाइडेड बाई T2। आप दोनों तरफ स्केयर लें तो स्केयर लेने से आपके पास ये आंसर आएगा 273/T2, और इधर आ जाएगा 1/4। अब T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T2 आपका आ जाएगा, 4 जो है वो 273 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, और 1 कैरी जो था वो 29 बना, तो 4 2 8 और 2 10, यानी 1092 केल्विन। तो केल्विन में नहीं हमने देखना, हमने तो देखना है डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि हमारा T1 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो T2 भी डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, टी के वाला 273 प्लस टी सी। तो टी के में हमारे पास आया है 1092, इसमें से माइनस हो जाएगा 273 और हमारा टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में टीसी में, और ये आपका बनेगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 50 सेंटीमीटर, देन द सेकंड रेजोनेंस लेंथ विल बी। क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लोज पाइप के अंदर आपके पास आठ जो हार्मोनिक्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, आठ हार्मोनिक, यानी n इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कह रहा है पहली जो रेजोनेंस लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर पे है, अगली कहाँ पे होगी, तो अगली आपने ये देखें पहली जो है वो अगर 50 सेंटीमीटर पे है तो अगली फिर थर्ड पे होगी, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 150 सेंटीमीटर बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब आपका पाइप क्लोज होता है एक साइड से तो फिर आपके पास जो नंबर अलाउड होते हैं, जो लूप या हार्मोनिक या मार्ड अलाउड होते हैं वो आड अलाउड होते हैं 1 3 5 7। तो लिहाजा नेक्स्ट जो नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है वो 3 करना है, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो 150 सेंटीमीटर आएगा।